मेरी अपनी क्लास के नवीन वीडियो परिमेय संख्याओं में आप सभी का स्वागत है। ये कक्षा 8 के गणित विषय से संबंधित है। इसमें हम लोग आज की कक्षा में जानेंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं की तुलना, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना और परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याएं शुरू करने से पूर्व हम लोग पूर्व कक्षा में पढ़े जा चुके प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे, फिर से जान लेंगे। उसके बाद हम लोग परिमेय संख्या की तरफ चलेंगे। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जैसा आपको याद है, गणन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये इस तरह से आगे बढ़ती चली जाएंगी। प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। सभी प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्राकृत संख्या में केवल शून्य को जोड़ा गया है और यह बन गया पूर्ण संख्या। इसको हम लोग बोर्ड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि पूर्ण संख्या में, प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य को आगे की तरफ जोड़ देते हैं तो ये एक पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या में शून्य को जोड़ देने से वो एक पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसमें जो प्रश्न आते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा। आप देख रहे हैं, चूंकि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ हो रही है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगी। वहीं सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ शून्य से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी। पूर्ण संख्या के बाद हम लोग जानेंगे पूर्णांक, इंटीगर्स। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग देखें। सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। यहां आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाया गया है और बनने वाली जो संख्याएं हैं वो पूर्णांक कहलाती हैं। इसको हम लोग बोर्ड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पूर्ण संख्याएं लिखी हुई हैं, इसमें हम नकारात्मक संख्याओं को मिला देते हैं तो ये एक पूर्णांक का रूप ले लेंगे। ये जो बनी संख्याओं का जो संग्रह बना वो एक पूर्णांक बना। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि शून्य यहाँ पर है, इससे दाईं ओर जितनी भी संख्याएं हैं वो धनात्मक है और शून्य से जितनी भी बाईं ओर संख्याएं लिखी गई हैं वो ऋणात्मक है। आगे हम परिमेय संख्या के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q नहीं बराबर है शून्य का, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं क्या होंगी, जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। उदाहरण देखेंगे तो यहाँ देखेंगे 2/5, -2/5, 2/5, -2/5, -2/3, 7/-15 और -6/15 आदि परिमेय संख्याएं हैं। इसको हम लोग बोर्ड पर समझने का प्रयास करते हैं। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहां Q नहीं बराबर है शून्य के, यानी कि
जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी, जो भी पूर्णांक लिखे जाएंगे, उसमें नीचे वाले जो q हैं उनका मान शून्य नहीं होगा। उदाहरण के रूप में हम लोग देखें 2/5 -3/4 7/-8 -6/-7, इस तरह से इनके उदाहरण। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे परिमेय संख्याएं हैं। आगे जो है हम लोग जानेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक से संबंधित और सारी बातें। धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ऐसी परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं यदि उनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो। या तो धनात्मक के रूप में दोनों हो या ऋणात्मक, जो भी चिन्ह होंगे दोनों एक होने चाहिए। उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं यहां दिया है 2/5 3/4 -1/4 -3/-2। तो ये जो है धनात्मक और ऋणात्मक, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ऊपर वाले जो उदाहरण हैं इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों का चिन्ह एक है। 2/5 में ऊपर भी कोई चिन्ह नहीं लगा है और नीचे भी कोई चिन्ह नहीं लगा है। 3/4 में भी न P में कोई चिन्ह लगा न Q में कोई चिन्ह लगा है। वहीं आप ध्यान से देख रहे हैं कि एक -1/-4 में 2/5 में किसी में भी चिन्ह नहीं लगा है, 3/4 में भी किसी में चिन्ह नहीं लगा है, यानी कि दोनों में एक ही तरह का चिन्ह है। और -1/-4 यानी दोनों में माइनस का चिन्ह लगा है। -3/-2 में दोनों में चिन्ह लगा है, यानी कि अगर P और Q के रूप में जो लिखे हैं अगर दोनों में एक प्रकार के चिन्ह हैं तो वो धनात्मक कहलाएंगे। जैसे इसमें किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है तो धनात्मक है, इसमें दोनों में माइनस है तो भी यह धनात्मक है, इसमें भी दोनों माइनस है धनात्मक है। ये ऐसा इसलिए है, आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि माइनस का चिन्ह लगने के बाद धनात्मक किस प्रकार से हुआ। चूंकि अगर माइनस है इसमें और माइनस इसमें, दोनों माइनस को अगर हम हटा दें तो ये धनात्मक हो जाएगा। इसलिए अगर दोनों में एक तरह का चिन्ह लगा है तो धनात्मक होगा। अब आगे हम देखते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक के उदाहरण में आप देख रहे हैं कि ऊपर में 2 लिखा है वो माइनस में है और 3 जो है वो कोई चिन्ह नहीं लगा है। बगल वाले उदाहरण में -3/-5, आगे वाले उदाहरण में 3/-8 और 5/-12। इसमें आप ध्यान देंगे कि एक ही में चिन्ह लगा है। इसमें माइनस लगा है तो इसमें नहीं लगा है, इसमें माइनस लगा है तो इसमें नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है तो इसमें लगा है, और इसमें नहीं लगा है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगा है, यानी कि दोनों में चिन्ह अलग अलग हैं। इसमें कोई चिन्ह नहीं तो इसमें चिन्ह है, यानी अलग अलग है। तो इस प्रकार के जो रहेंगे जिसमें केवल एक में चिन्ह रहेगा तो वो कहलाएंगे ऋणात्मक परिमेय। क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक परिमेय। केवल एक चिन्ह लगेंगे तो वो ऋणात्मक परिमेय कहलाएंगे। आगे हम जानते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य का मतलब होता है कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनका पूरी तरह से अगले परिमेय में जो है तुलना 1 है, यानी कि उनका मान 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, लेकिन पूरे परिमेय का 2 गुना होगा। एक परिमेय संख्याओं के अंश और हर
को एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुना करने या भाग देने पर हमें दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य एक अन्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होती है। इसमें आप ध्यान देंगे तो उदाहरण को हम लोग देखते हैं, उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ दिया है -2/3 और -6/9 समतुल्य परिमेय है। इसको आगे समझाया गया है कि क्यों समतुल्य है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे -2/3 अगर हम 2 को भी 3 से गुना करें और 3 को भी 3 से गुना करें तो हम पाएंगे -6/9, यानी कि 2/3 का 3 गुना, ये पूरा परिमेय का 3 गुना 6/9 है, यानी कि वो समतुल्य है, केवल वो 3 गुना है, मान एक ही है। उसी प्रकार से -15/21, तो -15/21 को अगर हम 3 से भाग दें तो हम पाएंगे 6/9, और इसको फिर से 3 से अगर हम भाग दें तो पाएंगे 2/3। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि -2/3, -6/9 और 15/21 समतुल्य है, मान एक है, केवल वो 3 गुना अधिक है, पूरे परिमेय का 3 गुना अधिक है -6/9, और -6/9 का 3 गुना है -15/21। तो इस तरह के जो परिमेय होते हैं जिनका मान 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, केवल गुणात्मक मान बढ़ता है लेकिन परिमेय का मान एक ही रहता है। आगे जब आप लोग अध्याय बनाएंगे तो और सारी बातें हम लोग क्लियर करेंगे, हम लोग साथ साथ में समझते चलेंगे। आगे इसी कक्षा में हम लोग जानेंगे प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। धनात्मक संख्या यानी कि देखिए, आप गौर से देखिए 2/5 जो है 0 से बड़ा है। प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है क्योंकि वो 0 से बाईं ओर है, और जो भी संख्या 0 से बाईं ओर चलती चली जाएंगी वो संख्याएं 0 से छोटी होती चली जाएंगी, क्योंकि हम लोग जब भी लिखते हैं तो बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते जाते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। ये भी आप लोग जान चुके हैं कि अगर कोई भी धनात्मक संख्या है तो ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी। अब हम लोग जानेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, इस विषय में हम लोग जानेंगे। यहाँ एक उदाहरण दिया है, इसको हम लोग अगर देखें तो हम लोग कुछ बातों को समझ पाएंगे और आगे बोर्ड के माध्यम से भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ दिया है 3/-4 और 5/-5/6 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसको चूंकि कोई भी संख्या बड़ी है या छोटी है, इसको जानने के लिए पहले हम लोग को हर को बराबर करना होगा। हर जब बराबर हो जाएगा तो जो भी संख्या अंश में बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 3/-4, तो 3/-4 को दोनों को -1 से गुना कर दिए, जिससे कि -3/4 हो गया, क्योंकि -5/6 था। दूसरी संख्या -5/6, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब 4 और 6 का हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो -3/4, तो -3/4 को 3 से गुना कर दिए, क्योंकि दोनों का लसा आया है 12। तो 4 को हमको यहाँ पर जो 3/4 है, तो 4 का मान हमको बनाना है 12। तो इसके लिए हमको 3 से गुना करना होगा। और जब भी हम कोई भी संख्या को
अंश को या हर को, किसी भी संख्या को अगर हम गुना करते हैं तो उसी संख्या से हमें ऊपर वाली संख्या को भी गुना करना पड़ता है। क्यों गुना करना पड़ता है? ताकि उसके परिमेय संख्या का मान न बदले। ठीक है, 4/3, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 तिया 12 हो गया, उसी तरह 3 तिया 9 हो गया। अब 5/6 है, क्योंकि इसको भी हमको 12 बनाना है, तो 6 को 2 से गुना किए तो ऊपर वाले को भी 2 से गुना करना होगा। इस तरह से इसका मान आ गया -10/12। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि -9/12 और -10/12। तो अब दोनों का हर बराबर हो चुका है। अब हम लोग जो है अंश की तरफ देखेंगे तो -10 है और -9 है। तो आप लोग जानते हैं, पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो भी संख्याएं ऋणात्मक होती है और वो उतनी ही संख्या वो छोटी होती चली जाती है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं दाईं ओर से बाईं ओर घटती चली जाती हैं। इस तरह से -9 बड़ी है -10 से। इस प्रकार से जो है -9/12 और -10/12 इससे बड़ी हो गई, -9/12 बड़ी हो गई और -10/12 छोटी हो गई। तो इसको तो हमने बदला था, 3/4 को -9/12 में बदला था और 5/6 को 10/12 में बदला था, ऊपर में हम लोगों ने देखा था। तो इसको हम लोग -3/4 बड़ी है और -5/6 जो है वो छोटी है। प्रश्न यही था, कौन सी संख्या सी संख्या बड़ी है। तो हम लोग सबसे पहले, चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि हर जो है ऋणात्मक है और यहाँ हर धनात्मक है, तो पहले हम लोग हर को धनात्मक बना लेते हैं। 3/-4 को गुना करते हैं -1/1 से। इस तरह से हो गया -3/4, चूंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इस तरह से ये बन गया -3/4। अब हम लोग देखते हैं, एक है -3/4 और दूसरा है -5/6। अब हो गया एक जैसा हो गया, -3/4 और -5/6। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जब दोनों का लसा निकालेंगे तो लसा आएगा 12। लसा कितना आएगा? लसा आएगा 12, यानी कि इसका ही मान 12 करना होगा और इसका ही मान 12 करना होगा, यानी कि -3/4 को गुना करना होगा 3 से, तब जो है मान 12 आ जाएगा और इसका मान आ जाएगा -9। ठीक है, उसी प्रकार से 5/6 को गुना करना होगा 2 से, तब इसका मान आ जाएगा 12 और इसका मान आ जाएगा -10। ठीक है, अब हम लोग का दोनों का हर का मान एक समान आ चुका है। अब हम लोग अंश से तुलना करेंगे। तो अंश से जब तुलना करेंगे तो एक अंश है -9 और एक अंश है -10। तो -10 जो है -9 से छोटा होता है, और जो छोटा होता है उसके तरफ मुंह बंद होता है, यानी कि -9 बड़ा हो गया और -10 छोटा हो गया। अब हम पूरे
जो है परिमेय को समझते हैं। तो -9/12 किसका मान आया था? देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो -9/12 -3/4 का मान आया था। ठीक है, यानी कि -3/4 और -5/6। -5/6 को हम लोग बदला था 10/12 में, और यहाँ मेरा क्या आया? -9 बड़ा आया। जब -9 बड़ा आया यानी कि -3/4 बड़ा होगा। इस तरह से हम लोगों ने बड़ा का पता किया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे परिमेय संख्याओं का मानक रूप। परिमेय संख्याओं का मानक रूप। एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक तथा उसके अंश और हर में एकत्रित कोई सार गुणनखंड नहीं हो। यहाँ उदाहरण अब देख रहे हैं 3/5, -7/8, 2/5 और -8/11। मानक रूप में बदलिए। यहाँ जो है इसको मानक रूप में बदलने के लिए दिया गया है, 2 उदाहरण हैं। तो हम लोग पहले को समझते हैं। 36 और 24, इसका अगर हम मसा निकालेंगे तो इसका मसा कितना आ जाएगा? 12। और 12 से हम दोनों को भाग लगाएंगे तो ये जो है सबसे छोटे रूप -3/2 के रूप में आ जाएगा, और इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो 36/-24 का मानक रूप हो गया -3/2। इसी तरह से 9/12 का मसा आप देख रहे हैं, यहाँ दिखाया गया है मसा। तो मसा है इसका 3। -9/12, -9/12 चूंकि मसा 3 है इसलिए दोनों संख्याओं को हम लोग 3 से भाग लगा देंगे, और जो संख्याएं आएंगी वो इसकी सबसे छोटी संख्या होगी। आप लेकिन इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ -9/-12 था और इधर 3/4 लिखा गया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चूंकि दोनों में ऋणात्मक चिन्ह लगा था, तो वो ऋणात्मक चिन्ह चूंकि ऊपर और नीचे 1 है इसलिए वो कट गया और -3/4 बचा है। तो मानक रूप के लिए हमें क्या करना होगा? जैसा आप देख पा रहे हैं कि सर्वप्रथम हमें संख्याओं का मसा निकालना होगा, और जो मसा आएंगे उससे हम दोनों संख्याओं को भाग लगा देंगे, जिससे हमारा मानक रूप निकल जाएगा। आगे इसमें हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के बीच के परिमेय संख्या को निकालना।